नवोदय विद्यालय 28 नवंबर 2026 का पेपर लेकर आ चुका हूं। देख सकते हैं यहाँ पर ईवीएस वाला पेपर, यहाँ पर नया सिलेबस पे जो आप लोग का पेपर आने वाला है ठीक वही पेपर है जो एग्जाम में आएगा। तो इस वीडियो को मिस नहीं करना है। देखिए ईवीएस वाला ये क्वेश्चन सारे डाले गए हैं, तो बिल्कुल भी इस वीडियो को जो भी स्टूडेंट मिस करेगा बहुत ज़्यादा पछताएगा। यहाँ पर देख सकते हैं सारे न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है। यहाँ पर आप लोग का वो मार्क शीट भी लिया हूँ, वो मार्क शीट भी मैं बताने वाला हूँ कैसे क्या करना है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली बात कि पेपर का फर्स्ट पेज कुछ इस टाइप से रहेगा, और ये पेपर वो मार्क शीट पे होता है तो वो मार्क शीट कुछ इस टाइप से रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर रोल नंबर पूछा गया है तो यहाँ पर अपना रोल नंबर लिख देना है। परीक्षार्थी का नाम पूछा गया है तो यहाँ पर अपना नाम लिख देना है। परीक्षार्थी का हस्ताक्षर पूछा गया है तो यहाँ पर अपना सिग्नेचर कर देना है। समय 2 घंटा का मिलेगा इस पेपर को सॉल्व करने के लिए, और ये पेपर 100 नंबर का होगा। ये बात आपको भी पता है। ये पेपर वो मार्क शीट पे होता है, वो मार्क शीट कुछ इस टाइप से रहता है। वो मार्क शीट कैसे भरना है बहुत जल्द वीडियो आ जाएगी। देखिए मानसिक योग्यता के आप लोगों का 20 गो प्रश्न रहेगा और ईवीएस का 20 गो प्रश्न रहेगा। खंड 2 में आप लोग का अंक गणित यानी कि आप लोग का 20 प्रश्न रहेगा मैथ का, और 20 प्रश्न आप लोग का हिंदी का। यहाँ पर देख सकते हैं 50 नंबर का ये रहेगा, 25 नंबर का ये, 25 नंबर का ये, टोटल 100 नंबर का ये पेपर होगा। 80 गो प्रश्न पूछा जाएगा। कैसे A to Z में बताने वाला हूँ। ये देखिए सबसे पहली बात, पेज को पलटेंगे तो यहाँ पर फर्स्ट पेज आप लोगों को दिखेगा। फर्स्ट पेज आप लोगों का कुछ इस टाइप से दिखने वाला है। फर्स्ट पेज में आप लोगों का क्या पूछा जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं निर्देश पढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 1 से 4 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है जिसका एक भाग लुप्त दर्शाया गया है। एक भाग लुप्त दर्शाया गया है, इसी को बताना है। तो ये देखिए पहला पेपर है तो इसमें मैं बिल्कुल डिटेल्स में बताऊंगा, फिर नेक्स्ट जो क्लास आएगा उसमें मैं ज़्यादा डिटेल्स में नहीं बताऊंगा। तो सबसे पहली बात एक एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर देखिए ध्यान से समझिएगा आप लोग, ये एग्जाम्पल आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए कि कोई ये पूर्ण आकृति है, पूर्ण आकृति है। अगर इसे मैं क्वेश्चन के रूप में पूछूं तो इसको मैं ऐसे काट कर पूछूंगा, ऐसे मैं काट कर पूछूंगा, ऐसे सॉरी यहाँ पर देखिए सबसे पहली बात ये आप लोगों का पूर्ण आकृति है। पूर्ण आकृति में मान लीजिए कि आप लोगों का मैं रंगोली बना रहा हूँ। रंगोली में मैंने एक ऐसे कर दिया, फिर एक ऐसे कर दिया, फिर इसके बाद से एक डबल लाइन ऐसे कर दिया, फिर इसमें एक डबल लाइन ऐसे कर दिया, फिर एक ऐसे एक हुआ है, फिर एक ऐसे हुआ है। फिर नेक्स्ट वाले में मैं पूछूंगा कैसे रहेगा। तो देखिए इसका आंसर जो आएगा ना रंगोली ही बनेगा। ऐसे करके ऐसे मिला देंगे तो इधर वाला हिस्सा आप लोगों का आंसर हो जाएगा। तो ठीक इसी प्रकार इसमें भी पूछा गया है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहली बात इसको मिलाएंगे। तो इस पेपर का केवल मैं दुरुपयोग कर रहा हूँ, बाकी नेक्स्ट पेपर पे मैं नहीं गाजूंगा। ठीक है, क्योंकि ये प्रिंट आउट निकालने में क्या होता है, मेहनत लगता है। ठीक है, ऐसे कर देना है। और उसके बाद से जो आप लोग का आंसर जो आएगा वो आएगा ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से समझाने के लिए बस मैं ये ट्रिक किया हूँ। किस ऑप्शन में है तो भैया ए नंबर दिख रहा है, ए नंबर को उठाकर रखेंगे, मैच कर डालेगा। इसको भी हम लोग मिला दें तो चलिए देखिए इस कोने से इस कोने को मिलाना होता है। ठीक है, अब यहाँ पर इसको ये टच करते हुए ऐसे टच करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर अब आंसर कौन सा होगा, इसके बीच में एक लकीर भी खींचा गया है जो कि इस प्रकार से है। ठीक है, अब आंसर जो होगा वो इस टाइप से होकर, इस टाइप से होकर, इस टाइप से ये वाला हिस्सा आंसर होगा। तो आप लोग पेंसिल लेकर जाएंगे और वहीं पे मिलाकर चेक कर लेंगे कौन सा राइट आंसर होगा। तो जो आप लोग का राइट आंसर आया है वो आया है कौन सा, ए नंबर आया है। बता दीजिए। हाँ ए नंबर आया है। ठीक उसी प्रकार इसको भी करना है। तो मेरे बाबू यहाँ से पहले इसको इसमें टच कराओ, इसको इसमें टच कराओ, फिर यहाँ से इसको इसमें टच कराओ, और फिर यहाँ से इसमें इसके टच कराओ। बस जो राइट आंसर दिख रहा है वो दिख रहा है ए नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसको भी बता सकते हैं क्या, इसको भी बता सकते हैं क्या। तो ये यहाँ पर है तो यहाँ पर एवरी ईंट आएगा। ठीक है, एवरी ईंट आएगा, एवरी कह रहे हैं। ठीक है, इस बार ईंट आएगा। तो किस में है, ईट ओनली, इसमें है तो राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। अब आइए भाग 2 सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए सबसे पहली बात आप लोग का जो चैप्टर दिया गया था वो दिया गया था पैटर्न पूरा करना। तो पैटर्न पूरा करना ये आप लोग का हो गया। अब आप लोग का जो ये चैप्टर आया है वो आया है श्रृंखला पूर्ति। तो श्रृंखला पूर्ति से ये प्रश्न लिया गया है। देखिए यहाँ पर सबसे पहली बात कि क्या हुआ है, कैसे क्या हुआ है, ध्यान से समझिएगा। ये इधर से इधर हुआ है, पलटी किया है इसमें, फिर इधर हुआ है और ये वाला इधर हुआ है। ठीक है, तो फिर इस बार इधर होगा नीचे के साइड में। तो नीचे के साइड में ये हो सकता है या ये हो सकता है या ये हो सकता है। तो ये ऐसे था इस साइड, तो पलटी हुआ है इस साइड, फिर ये पलटी हुआ तो ऊपर गया है,
तो फिर इस बार पलटी होगा तो नीचे आएगा, कैसा आएगा, ए नंबर जैसा आएगा। चलिए ए नंबर पे टिक कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऐसे हुआ है, फिर ऐसे हुआ है तो 2 गो हुआ है, फिर ऐसे हुआ है तो 3 गो हो गया है। यानी कि आप लोग ध्यान से समझिएगा, जैसे एक रेखा ऐसे है, फिर ऐसे हुआ है 2 गो हो गया, फिर ऐसे हुआ है तो 3 गो हो गया, फिर ऐसे होगा तो 4 गो हो जाएगा। तो किस में है 4 गो, 4 गो किस में है, तो 4 गो होगा लेकिन ऊपर वाले में गोला जाएगा, तो राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों का 7 नंबर। 7 नंबर, ये ऐसे है, फिर कैसे हुआ है, ऐसे करके ऐसे, फिर ऐसे, तो फिर ऐसे करके ऐसे होना चाहिए। राइट आंसर जो आएगा वो आएगा कौन सा, ए नंबर, ठीक है। समझ में आ जाएगा धीरे धीरे ये कैसे हो रहा है। जैसे यहाँ पर ऐसे हुआ है, फिर ऐसे हुआ है, फिर ऐसे हुआ है, तो एक बार इधर के साइड वाला नहीं हुआ है, ठीक है, तो ऐसे कर दीजिए। अब देखिए ये एगो था तो 2 गो गोला बन गया, 2 गो था तब तीसरा वाला में जाएगा, तो ऐसे करके तीसरा वाला में ये दोनों गोला कंप्लीट होगा। राइट आंसर आप लोगों का ऊपर ही रहेगा तीर, तो राइट आंसर आप लोगों का सी नंबर। चलिए नेक्स्ट भाग में पहुंचते हैं, भाग 3 में। बिल्कुल धैर्य के साथ देखते रहिए, अभी ईवीएस का भी प्रश्न आने वाला है। अभी ये रीजनिंग का जो प्रश्न पूछा जाएगा वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो रीजनिंग में आप लोगों का सेकेंड जो आप लोगों का प्रश्न आएगा, देखिए ध्यान से, भाग 3 में। तो भाग 3 में कहा जा रहा है कि कोई हिस्सा, जैसे कोई ये संपूर्ण आकृति है, संपूर्ण आकृति है, अगर इसको काट रहे हैं, इसको काट रहे हैं ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे ऐसे, तो आप बता दीजिए इधर वाला हिस्सा कौन सा होगा। तो इधर वाला हिस्सा अगर ऐसे करके मिला देंगे, मिला देंगे, मिला देंगे, तो ये वाला हिस्सा निकल कर चला आएगा। तो बस कुछ करना नहीं है, इसको ऐसे करके खींच दीजिए और फिर ऐसे करके मिला दीजिए। तो कौन सा आंसर मैच करेगा, तो आप लोगों का जो राइट आंसर होगा वो होगा कौन सा, तो वो होगा कौन सा, तो वो होगा आप लोगों का, वो होगा आप लोगों का सी नंबर, ठीक है, सी नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में देखिए। नेक्स्ट प्रश्न, अगर आप लोग इसको मिलाएंगे, इसको मिलाएंगे, इसको मिलाएंगे, तो राइट आंसर आप लोगों का डी नंबर आएगा। अगर इसको आप लोग मिलाएंगे, इसको आप लोग खींच कर मिला रहे हैं, तो आप लोग का जो राइट आंसर आएगा वो आएगा कौन सा, तो राइट आंसर जो आएगा वो आएगा कौन सा, तो आएगा बी नंबर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग ध्यान से देखेंगे, यानी कि किस टुकड़ा को यहाँ पर रखेंगे कि मैच करेगा, वही तो बताना है। तो इसको उठाकर हम ये यहाँ पर रखेंगे तो आराम से इजी तरीके से देखिए, ये वाला पार्ट इसके अंदर चला जाएगा, ये वाला कोना इसके अंदर चला जाएगा। अब इसमें राइट आंसर बताना है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, तो इस टाइप से पहले आप लोग क्या करेंगे, मिला लेंगे, ठीक है। एग्जाम में जाएंगे तो यही तरीका अपनाना है, मिला लेंगे और इधर ऐसे करके चाहे तो कर सकते हैं। तो जो राइट आंसर आएगा, तो सबसे पहले ये स्पेस देख लीजिए, इसमें भी है, इसमें नहीं है, तो ना तो ये हो सकता है, नहीं तो ये हो सकता है। अब इन दोनों में छोटा सा एक अंतर डाला गया होगा। हाँ, यहाँ पर देखिए खड़ा है, तो यानी खड़ा वाला चाहिए हम लोग को यहाँ से, ठीक है। तो समझ में आया। अब आइए भाग 4 में चलते हैं। भाग 4 में आप लोगों का दर्पण वाला पूछा गया है प्रश्न। देखिए भाग 4 में आप लोगों को क्या करना है, मैंने आपको सिलेबस भी दिखा दिया है। भाग 4 में आप लोगों का दर्पण वाला पूछा जाएगा, दर्पण वाला पूछा जाएगा, ठीक है। ये आप लोगों का सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपको सब कुछ बता रहा हूँ। तो देखिए इस प्रश्न को करने के लिए बहुत ज़्यादा इजी तरीका मैं बताऊंगा। सबसे पहली बात, दर्पण का मतलब होता क्या है ये आपको पता होना चाहिए। दर्पण, दर्पण, ठीक है, दर्पण का मतलब होता क्या है ये बात आपको पता होना चाहिए। तो घर पे जो शीशा होता है ना, शीशा में जो आप लोग अपना चेहरा देखते हैं, जैसे ऐसे बाहरी कलई किया गया रहता है, शीशा के पीछे देखिएगा कलई किया गया रहता है। तो ये कलई करके और इधर से शीशा में मुंह देखेंगे, अगर आप लोग मान के चलिए आप लोग ले जाएंगे बी लेटर को, तो बी उसमें उल्टा दिखेगा। अगर सी लेकर जाएंगे तो सी उल्टा दिखेगा। अगर मान लीजिए लिख रहे हैं काम, काम, तो काम इसमें कैसा दिखेगा, तो काम आप लोगों का इसमें ऐसा दिखेगा, ठीक है, उल्टा दिखेगा। आप लोग जाकर ट्राई कर लीजिएगा। बाकी मैं इसमें बताता हूँ कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैं डायरेक्ट ट्रिक ही बता देता हूँ, बार बार बताने की कुछ ज़रूरत बचेगी नहीं। जैसे ये दर्पण है, दर्पण है, तो मैं अगर मान लीजिए मुझे आंसर बताना है इसका 14 नंबर का, तो ये मैं ऐसे पहले आकृति बना दूंगा, आकृति बना दूंगा। ध्यान से समझिए, एक बार ट्रिक सीख गए तो ट्रिक आपका बहुत काम आने वाला है। गोविंद भैया आपको ट्रिक ही ओनली बताते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। बहुत सारे बच्चों को सिलेक्शन में दिलाता हूँ। और इस वीडियो को यहाँ तक पहुँच गया है ना, तो लास्ट तक देख कर जाइएगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा पछताएंगे। ये ट्रिक देखिए, ट्रिक ये कहता है कि मान लीजिए एक्स वाई ये अक्ष हो गए, ये दर्पण हो गया, तो इस टाइप का आकृति दर्पण में कैसा बनेगा। तो मेरे बाबू बस इस पेपर को, दर्पण इस साइड लगाए तो पेपर को ऐसे पलट देना, पेपर को ऐसे पलट देना। आप लोग का आंसर आ चुका है, देख सकते हैं यहाँ पर आंसर आ चुका है मेरे बाबू, आंसर आ चुका है।
और जो उगा है उसको उगा देना है। यहाँ पर गोला है, यहाँ पर तीर आकर ऐसे हुआ है। किस ऑप्शन में है? तो किस ऑप्शन में है? तो भैया जो हम लोग का ऑप्शन दिख रहा है वो दिख रहा है कौन सा ऑप्शन? तो ऑप्शन दिख रहा है बी नंबर। ठीक है, समझ में आया? इतनी चीज़ें यदि आपको समझ में आ गया तो आप लोग कर लेंगे, ये सारे प्रश्न कर लेंगे। आर है, आर को जब उल्टा करेंगे तो आर आप लोगों का ऐसा दिखेगा। राइट आंसर बी नंबर, यानी कि उगा कर उल्टा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आइए ईवीएस का प्रश्न, नहीं अभी भाग 5 बचा हुआ है। भाग 5 आप लोग का कहता है ना, छिपी हुई आकृति को ढूंढना, छिपी हुई आकृति का ढूंढना। ये आप लोग का सिलेबस है, सिलेबस में छिपी हुई आकृति को खोजने वाला चैप्टर डाला गया है, ये वाला। ठीक है, जाकर आप लोग चेक कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए भाग 5 में आप लोग का क्या कहा जा रहा है, इस आकृति किस आकृति में छिपा हुआ है? तो ये चोर मुझे जो है वो तो यहाँ पर दिख रहा है। कहाँ पे, कहाँ पे दिख रहा है? वो आकृति ऐसे करके ऐसे, ये भी नहीं होगा, ऐसे करके ऐसे, ये वाला ए नंबर राइट आंसर। ये वाला कहाँ पे छुपा हुआ है? तो ये वाला जो आप लोग का छिपा हुआ है वो छिपा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ध्यान से देखिए, ये वाला आकृति कहाँ पे छुपा हुआ है? तो ये वाला आकृति जो छुपा हुआ है वो हुआ सी में। ठीक है, ये वाला आकृति कहाँ पे छुपा हुआ है? तो ये चोर जो है वो चोर किस आकृति में छुपा हुआ है? तो यहाँ पर ऐसे करके और ऐसे छिपा हुआ है बी नंबर में। ठीक है, अब आइए ईवीएस का प्रश्न सॉल्व करते हैं। बहुत मजा आने वाला है। ईवीएस का प्रश्न आप लोगों का कैसे एग्जाम में आएगा, ध्यान से समझिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आप लोग का है कि जल चक्र में जलवाष्प के ठंडा होकर बादल बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो देखिए, जलवाष्प में ठंडा होकर बादल बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो यहाँ पर डिटेल्स में समझेंगे। जो इसका आंसर होगा वो होगा बी नंबर। कैसे हुआ? तो आइए मैं डिटेल्स में बताता हूँ। संघनन आप लोग का आंसर होगा। देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, एनसीईआरटी साइंस, एनसीईआरटी साइंस देख सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी अच्छे तरीके से ये नोट्स है हमारे पास। इसमें आप लोगों को 2-3 चीज़ें मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पर ठोस की सीधे गैस में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो ये देखिए, ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन, ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ठीक है, और गैस से सीधे ठोस में परिवर्तन निक्षेपण कहलाता है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए, गैस से आप लोग का द्रव में परिवर्तन, गैस से आप लोग का द्रव में परिवर्तन संघनन कहलाता है। यानी कि जलवाष्प क्या है? एक प्रकार का गैस है, ठंडा होकर बादल में बदलना क्या कहलाएगी? संघनन कहलाएगी। ठीक है, और देखिए द्रव से आप लोगों का गैस में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है। और यहाँ पर देखिए, ठोस से आप लोग का द्रव में बदलना गलाना कहते हैं। गलाना या आएगा या गलन आएगा, ऐसे करके। द्रव से आप लोग का ठोस में बदलना हिमीकरण कहलाता है। तो ये क्या करेंगे, इमेज आप लोग अपने कॉपी में बना लेंगे। क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जाएगा, यहाँ पर ये भी मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, तो अच्छे तरीके से देख लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहा जा रहा है कि हमारे शरीर का कौन सा अंग रक्त को पूरा शरीर में पंप करता है? पूरे शरीर में पंप करता है तो वो होता है हृदय। हृदय से आप लोग का क्या होता है, शरीर में पूरा रक्त का मतलब जांच पड़ताल होता रहता है, ए टू जेड मतलब आदान प्रदान होता रहता है। पीने के पानी को सुरक्षित बनाने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? तो देखिए, खुला छोड़ेंगे तो ये बिल्कुल गलत तरीका है। उबाल कर पीना तो ये बिल्कुल सही तरीका है। उबाल कर पीना होता है, घर पे भी आप लोग सुने हुए हैं कि पानी को उबाल कर पीना चाहिए। भारत की राजधानी आपसे पूछा गया है, तो भारत का राजधानी जो होता है वो होता है क्या? नई दिल्ली। भारत का राजधानी कहाँ है? तो नई दिल्ली आप लोग को पता होगा। पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया से बनाते हैं? तो पौधा अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से बनाते हैं। अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण मैं सब कुछ पढ़ाऊंगा डिटेल्स में। देखिए एनसीईआरटी नोट्स भी मैं आपको दूंगा, ए टू जेड नोट्स भी मिलेगा। लेकिन कैसे मिलेगा? वीडियो को कंप्लीट देखेंगे तो धीरे धीरे मैं बताऊंगा। पुलिस अपराधियों का पता लगाने के लिए किस जानवर का उपयोग करते हैं? पुलिस अपराधियों, जैसे कोई अपराध कर दिया है तो पुलिस उस अपराधी को पता लगाने के लिए क्या करते हैं? घोड़ा का तो बिल्कुल भी यूज नहीं करते हैं, बिल्ली का भी नहीं यूज करते हैं। कुत्ता देखे होंगे लेकर जाते हैं, जब सीबीआई जांच होता है तो वहाँ पे क्या लेकर जाते हैं? कुत्ता लेकर जाते हैं। कुत्ता सूंघते 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 वहाँ तक पहुँच जाता है, उस अपराधी तक। निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक आपदा है? प्राकृतिक आपदा आप लोग का कौन सा है? तो प्राकृतिक आपदा आप लोग का देखिए, भूकंप है कि ट्रैफिक जाम है कि बिजली कटना है कि प्रदूषण है? तो ये ट्रैफिक जाम तो हम लोग करते हैं तो ये होगा नहीं। बिजली कटना तो ये तो हम लोग करते हैं, बिजली को काट सकते हैं, ला सकते हैं। प्रदूषण हम लोग करते हैं। लेकिन ये प्राकृतिक आपदा का मतलब होता है जैसे प्राकृतिक घटना घटे। प्राकृतिक घटना भूकंप घटता है। ठीक है, जैसे कहीं भूकंप आ गया, बिजली तड़क गया, तो वो सब ऑप्शन में होता तो समझ में आता। फेफड़ों का मुख्य कार्य क्या होता है? तो फेफड़ों का जो मुख्य कार्य होता है वो होता है श्वसन करना, यानी सांस लेने के लिए हम लोग फेफड़ा का यूज करते हैं।
जल संरक्षण का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? नल को खुला छोड़ना, कि वर्षा जल संचयन करना, कि पानी बहाना, कि अधिक पानी खर्च करना? तो जो आप लोग का संचयन करना होता है ना, जैसे देखिए वर्षा जल संचयन करना है, यही आप लोग का राइट आंसर हो गया। नल खुला छोड़ेंगे तो क्या आप लोग का जल संरक्षण का मतलब होता है जल को सुरक्षित करना, ये हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। पानी बहाएंगे तो पानी बहा रहे हैं, सुरक्षा नहीं कर रहे हैं। अधिक पानी खर्च करना, पानी आप नुकसान कर रहे हैं, ये बचा नहीं रहे हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु आप लोगों को पता होना चाहिए, वो होता है बाघ। क्या होता है? बाघ होता है। ठीक है। रबी की फसल एक कमेंट में बताइएगा, उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पशु, ऐसे करके पूछा था ना। हाँ, उत्तर प्रदेश का बताइएगा। ठीक है, हाँ उत्तर प्रदेश का। रबी की फसल का उदाहरण कौन सा है? रबी का फसल का उदाहरण कौन सा है? तो इसके लिए भी मैं ट्रिक लाया हूँ मेरे बाबू। देखिए जब इस नोट्स को पलटी करेंगे तो देखिए इसमें फसल में हम लोग रबी के फसल का ट्रिक पढ़ेंगे। आज सच में राई ने गेम खेला, आज सच में राई ने गेम खेला। आ से आलू, ज से जौ, स से सरसों, च से चन्ना, राई से राई का एक फसल आता है, गे से गेहूँ, म से मटर। तो ये आप लोग याद हो जाएगा, याद हो जाएगा। देखिए ध्यान से याद कर लेंगे ना। तो ये रबी का फसल है, और इधर मैं किसका फसल लिखा हूँ? खरीफ का फसल भी लिखा हूँ। खरीफ का फसल का भी ट्रिक होता है, और नकदी फसल का भी ट्रिक होता है। ठीक है, उसके बाद से इधर जायद फसल का भी ट्रिक होता है। तो हम लोग का रबी का फसल पूछा है, तो देखिए रबी का फसल, तो आज सच में राई ने गेम खेला, आज सच में राई ने गेम खेला। गेम गे गेम गेम गेम, जी से ग गेम खेला, यानी कि बी नंबर राइट आंसर गेहूँ आप लोग का हो जाएगा। गेहूं आप लोगों का हो जाएगा। और ये बोया कब जाता है? अक्टूबर से नवंबर महीने में बोया जाता है, और कटाई इसका मार्च से अप्रैल में होता है। ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है। ठीक है, याद कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, रंगों का त्योहार किसे कहा जाता है? तो देखिए सभी छात्र होली खेलते हैं, हम भी होली खेलते हैं, मतलब रंगों का त्योहार ही ना होली होता है। अब मैं पूछूं, दिया जलाने वाला दीपक का त्यौहार होता है, तो दीपावली होता है, जिसमें पटाखा वड़ाका फोड़ते हैं, दिया जलाते हैं और रंग खेलते हैं, होली का त्यौहार होता है। तो इसी टाइप से मतलब जो भी जोड़ेगा आप लोग समझ ही सकते हैं। ठीक है, होली का त्यौहार आप लोग टिक कर देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा जल परिवहन का साधन है? जल परिवहन का साधन आप लोग का क्या है? रेलगाड़ी आप लोग का जल से चलेगा नहीं, बस आप लोग का चलेगा नहीं, साइकिल चलेगा नहीं, तो क्या चलेगा? वो चलेगा नाव। जल परिवहन आप लोग का क्या है? नाव है। शरीर में भोजन का पाचन मुख्य रूप से कहाँ होता है? मुख्य रूप से कहाँ होता है? पाचन जो होता है मुख्य रूप से आप लोग का कहाँ होता है? तो पेट में होता है। ठीक है, एक चीज मैं आप लोगों को बताऊं, देखिए जो भी छात्र ईवीएस का पेपर देंगे, यानी ईवीएस तो आएगा हर एक छात्र में, तो ईवीएस का ये देखिए ईवीएस नोट्स, जादू है ये। अब यहाँ पर देखिए परिवहन आप लोग का सबसे पहला टॉपिक है। यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ सिलेबस देखिए, ये पर्यावरण का सिलेबस है, देख सकते हैं। इसमें परिवहन पढ़ना है, नदियाँ, पहाड़, पौधे और जानवर, प्राकृतिक आपदाएं, घरों के प्रकार, जल चक्र, भोजन और पोषण, स्वच्छता, इंद्रियां, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, रक्त संचार तंत्र, भोजन का संरक्षण, जल एवं वायु प्रदूषण, जल संरक्षण, मिट्टी संरक्षण, भारत के राज्य और राजधानियाँ, राष्ट्रीय प्रतीक, पर्व, त्योहार, ऋतुएं, जंगल, फसलें, कपड़े और देश। ठीक है, तो इसमें हम लोग सबसे पहले परिवहन का नोट्स बनाना स्टार्ट किया हूँ मैं, देख सकते हैं यहाँ पर परिवहन का नोट्स। तो इसमें सड़क परिवहन आ जाएगा, रेल परिवहन आ जाएगा, वायु परिवहन आ जाएगा, जल परिवहन आ जाएगा, और काफ़ी डिटेल्स में लिखा गया है। इससे बाहर एक भी प्रश्न जाएगा तो मैं आपका पैसा वापस कर दूंगा। अब ये सारा नोट्स कैसे मिलेगा? तो नोट्स भी मिलने का मैं तरीका अभी बताता हूँ। देखिए क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा मैं क्या क्या रखा हूँ, उसके बाद ये रेल परिवहन आ जाएगा। रेल परिवहन में कौन कौन सा प्रश्न रखा हूँ ध्यान से देखेंगे, पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। ठीक है, चलिए रेल परिवहन के कुछ और क्वेश्चंस मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर। देखिए रेल परिवहन के कुछ और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, इससे बाहर आप लोग एग्जाम में नहीं जाएगा, तो जल्दी से जल्दी जाइए और ज्वाइन कर लीजिए। कैसे ज्वाइन करना है कुछ भी अभी मैं नहीं बताऊंगा, लास्ट में सब कुछ बताऊंगा, लास्ट में, सबसे लास्ट में। ठीक है, अब आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। पेज को पलटी करेंगे तो आप लोगों को मैंने बताया कि 15 को क्वेश्चन आप लोगों का। देखिए एक क्वेश्चन और बचा है, कपास से कौन सा वस्त्र बनाया जाता है? तो कपास से आप लोगों का कौन सा वस्त्र बनाया जाता है? तो ऊनी का वस्त्र नहीं बनाया जाता है, सूती का कपड़े बनाए जाते हैं। ठीक है, चमड़े के कपड़े नहीं बनाए जाएंगे, रेशम के कपड़े नहीं बनाए जाएंगे। ठीक है, अब देखिए ईवीएस से एक अनुच्छेद भी पूछा जाता है, देख सकते हैं अनुच्छेद, वर्षा जल का महत्व। वर्षा जल का महत्व आप लोगों को साफ साफ दिख रहा है,
बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है थोड़ा सा जूम आउट कर दूं क्या? चलिए जूम आउट नहीं करूंगा, पढ़ूंगा तो सब कुछ ध्यान से समझिएगा। बहुत समय पहले गांवों में पानी की कमी हो जाती थी, इसीलिए लोगों ने वर्षा जल को बचाने के लिए तालाब और छोटे छोटे जलाशय बनाए। जब बारिश होती थी तब इन तालाबों में पानी भर जाता था। यह पानी पूरे वर्षा खेती, वसुओं और लोगों का काम आता था। कई गांवों में तालाब एक दूसरे से जुड़े होते थे, जिससे एक तालाब भरने पर अतिरिक्त पानी दूसरे तालाब में पहुंच जाता था। इस व्यवस्था से पानी की बर्बादी नहीं होती थी और सभी लोगों को पूरे साल पानी मिल जाता था। आज भी वर्षा जल का संरक्षण हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। देखिए, जल संरक्षण के बारे में बताया गया है। जल संरक्षण का मतलब होता है जल सुरक्षा के बारे में बताया गया है। ठीक है, लोग वर्षा जल को बचाने के लिए क्या करते थे? तो लोग तालाब और जलाशय का उपयोग करते थे। ठीक है, तालाब और जलाशय बी नंबर राइट आंसर। तालाबों में पानी कब भरता था? तो तालाबों में पानी जब बारिश का समय होता था तब भरता था। ठीक है, जब पढ़ेंगे तो वहाँ से समझ में आएंगी सारी चीज़ें। अतिरिक्त पानी कहाँ जाता है? तो अतिरिक्त पानी आप लोगों का दूसरे तालाब में जाता था। जो एक्स्ट्रा पानी होता था वो दूसरे तालाब में चला जाता था। तालाब का पानी किसके काम आता था? तो तालाब का पानी लोगों, पशुओं और खेती के काम आता था। ठीक है, अनुच्छेद के अनुसार वर्षा जल का संरक्षण क्यों आवश्यक है? तो देखिए, पूरे वर्ष पानी उपलब्ध कराने के लिए, सड़कों बनाने के खेलने के लिए, बिजली बनाने के लिए, तो राइट आंसर ये बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से पर्यावरण आप लोग का खत्म होता है। लास्ट में एक अनुच्छेद दे देगा, खत्म हो जाएगा। उसके बाद से स्टार्ट होगा मैथ को बिल्कुल ध्यान से समझना होगा आप लोगों को। मैथ में यदि आप लोग मिस्टेक करेंगे तो बहुत बड़ा मिस्टेक होगा आप लोगों का। ठीक है, तो चलिए मैथ हम लोग डिटेल्स में समझते हैं। सभी छात्र रेडी हैं? सभी छात्र रेडी हैं तो आप लोग कमेंट करेंगे यस सर हम लोग रेडी हैं। तो चलिए मैथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न कहा जा रहा है कि अंकों 8, 5, 1, 3 से बनने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर बता दीजिए। तो क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है 8, 5, 1, 3 से बड़ी संख्या भी बनाना है, बड़ी संख्या भी बनाना है, बड़ी संख्या भी बनाना है और छोटी संख्या भी बनाना है, छोटी संख्या भी बनाना है और दोनों का अंतर बता देना है। तो दोनों का अंतर मैं बताता हूँ कि अंतर कैसे निकालते हैं। तो बड़ी संख्या बनाने के लिए सबसे बड़ा का पहले लिख दीजिए, उसके बाद उससे छोटका, उसके बाद से उससे छोटका। इस टाइप से छोटी संख्या बनाया जाता है, आप लोगों को पता ही है। अंतर का मतलब होता है, अंतर का मतलब होता है बड़की में से छोटकी को घटा देना, बड़ी माइनस छोटी कर देना। ये बात आपको पता ही होगा। तो देखिए 8, 5, 3, 1, जैसे मान के चलिए आप लोगों के पास 10 रुपया है और हमारे पास 5 रुपया है। मैं दोनों में अंतर पूछूंगा तो बड़का में से छोटका को घटाएंगे, यानी कि आप 10 में से 5 को घटाएंगे तो 11 में से 8 जाएगा 3, 12 में से 5 जाएगा 7 और 4 में से 3 गया 1 और यहाँ पर 8 में से 1 गया 7। जो आप लोगों का आंसर आया है ये आंसर आया है 7173, राइट आंसर ये नंबर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, दिख रहा है ना सारा प्रश्न। एक भाग के प्रश्न में यदि भाजक 28, भागफल 15 और शेषफल 11 हो तो भाज्य बता दीजिए। तो देखिए जो भाग देते हैं इसमें मान लीजिए 10 से हम लोग भाग दे रहे हैं, 10 में 3 से भाग दे रहे हैं तो 3 एकम 3 होता है, 3 त्रिका 9 होता है, ये बात आपको भी पता है। ठीक है, यहाँ पर एक शेष बचा तो किसको क्या बोलते हैं? ये बात ध्यान से समझ में आनी चाहिए। इसको बोलते हैं भागफल, भागफल। इसको बोलते हैं शेषफल यानी रिमाइंडर, शेषफल। ठीक है, इसको बोलते हैं भाजक, इसको बोलते हैं भाज्य। इसको कुछ बोलते ही नहीं है क्योंकि घटाए हैं ना। चलिए अब समझते हैं। बोल रहा है, बोल रहा है, बोल रहा है। एक भाग के प्रश्न में भाजक 28 है तो 28 यहाँ पर लिख दीजिए। भागफल 15 है, शेषफल 11 है तो भाज्य पूछा जा रहा है, यही वाला पूछा जा रहा है। ठीक है, निकाल लेंगे। चलिए इसको हम लोग बंद कर देते हैं। यहाँ पर क्या था हम लोगों को नहीं पता है। ठीक है, आप लोग को ऑलरेडी पता है बट मैंने बंद कर दिया। अब मैं भाजक दे दिया, भागफल दे दिया और शेषफल दे दिया और इसको ज्ञात करना है। तो देखिए 3 का गुणा अगर इस 3 में कर देंगे और इस 1 को जोड़ देंगे, 3 का गुणा इस 3 में कर देंगे, आप प्लस का 1 जोड़ देंगे तो जो राइट आंसर आएगा वही आप लोग का भाज्य हो जाएगा। तो इसका गुणा यदि इसमें करके इसको जोड़ देंगे तो आप लोग का राइट आंसर आ जाएगा 28 × 15 और प्लस का 11। इसको गुणा करके मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे और सभी छात्र अपना अटेंडेंस लगा देंगे, अपना नाम लिख देंगे ताकि मैं जान जाऊंगा। जो भी छात्र नाम लिखेंगे ना तो मैं जान जाऊंगा यहाँ तक वो लोग वीडियो देखे हैं, उन लोगों को वीडियो बहुत पसंद आया हुआ है। समझ में आया? तो बिल्कुल अच्छे तरीके से आप लोग कीजिए इस प्रश्न का आंसर। अब देखिए ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 126 का अभाज्य गुणनखंड पूछा गया है। सब कुछ आप लोगों को वीडियो में दिख रहा होगा। ठीक है, 126 का अभाज्य गुणनखंड, 126 का
तो देखिए इस टाइप से जैसे छोटे क्लास में थे एलसीएम निकालते थे वैसे यहाँ पर लिख देना है। तो 2 से इसे कट करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 126, 26 का था 13, 13 में 50 जोड़ेंगे 50, 60, 60 3 63, 63 दूना 126, 6 3 9 होता है, 3 से कट जाएगा तो 3 दूना में 6, 3 एक 9 3, फिर 3 7 का 21, फिर 7 से तो एक बार में। अब इसी को यदि हम लोग गुणा के रूप में सजा देंगे, गुणा के रूप में सजा देंगे तो यही आप लोग का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। तो किस ऑप्शन में है, तो भैया हमको जो दिख रहा है वो दिख रहा है ऑप्शन 2 × 3, कोई नहीं, डी नंबर पे मारेंगे, कोई नहीं, कोई ऑप्शन में है ही नहीं, ठीक है, नहीं ये तो है ना, इसको उल्टा पुल्टा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बी नंबर राइट आंसर कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से वह संख्या कौन सी है जो सदैव प्रत्येक अभाज्य संख्या का एक गुणनखंड होता है। तो देखिए प्रत्येक अभाज्य संख्या का गुणनखंड होता है, तो गुणनखंड आप लोगों को मैंने सिखाया था, गुणनखंड जो क्या होता है ध्यान से समझिएगा। गुणनखंड होता है जैसे मान लीजिए 5 एक अभाज्य संख्या है और ये आप लोग का 7 भी एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या के बारे में मैं अगर डिटेल्स में बताऊं तो आप लोगों को मैंने ऑलरेडी पढ़ाया है। अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, तो जो संख्याएं एक से कटे और स्वयं से कटे वो आप लोग का क्या कहलाता है, अभाज्य संख्या कहलाता है, ठीक है, ये बात आपको भी याद होगा। तो देखिए एक से कटने वाली और स्वयं से कटने वाली, एग्जाम्पल के रूप में 2 3 5 7 11 13 ऐसे करते करते अनंत तक जाता है। तो 5 इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो देखिए जिससे संख्याएं में भाग लग जाए वो गुणनखंड कहलाता है, जिससे संख्याएं में भाग लग जाए वो गुणनखंड कहलाता है। तो एक ऐसी संख्या है जो प्रत्येक संख्या का क्या होता है, अभाज्य गुणनखंड होता है, एक गुणनखंड होता है। तो राइट आंसर आप लोग का ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान से देखेंगे कि यदि इतना बराबर इतना दिया हो तो इतना बराबर इतना कितना होगा। तो इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए बहुत ही आसान तरीका हम लोग अपनाएंगे। तो आसान तरीका क्या है ध्यान से समझिएगा, ठीक है। देखिए सबसे पहली बात, ये 9 4 3 2 दिया हुआ है, भाग दिया हुआ है किससे, 1 2 5, ठीक है, 1 2 5, 1 2 5। तो एक काम कीजिए ना, इसको इसके जैसे बनाने का प्रयास कीजिए। तो इसमें कितना का भाग देंगे, तो इसमें भाग देंगे 1000 का, तभी तो इसके जैसे बनेगा, इसके जैसे बनेगा। तो 1000 का हमने भाग दिया तो ये बन गया 9.432, ठीक है। अब डिवाइडेड, इसको बनाइए इसको बनाइए इसको बनाइए इसके जैसे, तो दशमलव एक अंक उधर लेकर जाना है, तो गुणा करेंगे 10 से, तो एक अंक उधर चला गया 5, ठीक है। अब ये बन गया। अब देखिए इससे आप लोगों को क्या प्राप्त होगा इस भाग से। तो देखिए सबसे पहली बात कि अगर हम लोग इसमें 1000 का भाग दें, 1000 का भाग दें, तो इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को एक में मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हम लोग को इतना से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है, इसमें। तो हम लोग का आंसर आ जाएगा, कितना आएगा, 075,456। कैसे आया है, समझ में आया आप लोगों को, नहीं समझ में आया होगा। 1000 से हम लोग भाग दिए तो दशमलव इधर चला गया, और इससे भाग दे देंगे, इसमें नहीं, इसके आंसर में हम लोग को भाग देना है ना, इसके आंसर में हम लोग को भाग देना है, इसमें भाग नहीं देना है। इसका जो आंसर आया कितना आया, 75456 आया है, इसमें हम लोग को 1000 से भाग देना है, 75456 डिवाइडेड इतना कर देंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्लास में और अच्छे से मैं समझा दूंगा, बाकी जो समझा रहा हूँ अच्छे से पढ़िए। इसको देखिए, इसको करना है तो सबसे पहली बात हम लोग क्या करेंगे, इसको 1/2 प्लस का 1/3 डिवाइडेड 5/6 दिया हुआ है, बहुत इजी दिया हुआ है, हल लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। और इसको जोड़ेंगे, एलसीएम लेंगे 6, 2 3 6, 3 आ गया, 3 दूना में 6 डिवाइडेड 5/6, 5/6 डिवाइडेड 5/6, 5/6 गुणे 6/5, ये कट गया, ये कट गया, एक आएगा, कितना आएगा, एक आएगा, कितना आएगा, एक आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। 80,808 को अंकों में किस प्रकार लिखा जाता है।
तो 80,000 बोला है तो 80,000 में 3 गो जीरो। 800 बोला है तो 800 में 2 गो जीरो। 8 बोला है तो 8 यहाँ पर रहेगा, जोड़ दीजिए तो 8 0 8 और 80। राइट आंसर आप लोग का जो दिख रहा है वो दिख रहा है ए नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यदि सुबह का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस तथा दोपहर का तापमान 8 डिग्री सेल्सियस बढ़कर हो गया तो दोपहर का तापमान क्या हुआ। दोपहर 8 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया तो 15 और 8 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 15 और 8 को क्या जोड़ेंगे, पहले 15 डिग्री सेल्सियस था, अब प्लस में 8 डिग्री और बढ़ गया, 8 डिग्री और बढ़ गया तो ये कितना डिग्री, 8 15 और 8 कितना हो जाएगा, 15 और 8 23 डिग्री टेम्परेचर फिलहाल में दिखाई देगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान से देखिए। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग ध्यान से देखिए। PQR एस द्वारा हल किए गए प्रश्नों की संख्या को दंडाकार द्वारा दर्शाया गया है। उपरोक्त दंडक ग्राफ से ज्ञात कीजिए QR ने मिलकर कितने प्रश्न P और S से दोनों अधिक हल किए। तो Q और R, तो Q और R मिलकर 7 9 कितना हो जाएगा, 16 हल किए हैं। और P और S हैं, P दिया है 5 और S दिया हुआ है 6, ये हो गया 11। दोनों का अंतर निकाल लेंगे तो ये 11 में कितना जोड़ेंगे, 5 जोड़ेंगे तब जाकर ये अंतर आएगा। तो राइट आंसर ए नंबर हो गया। दोनों में 5 अधिक ये सॉल्व किया। ठीक है, इसको सॉल्व करना है तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहली बात इसको हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, इसको हम लोग लिख लेंगे। तो ये 10 × 10 दिया हुआ है, प्लस का अंदर कोष्टक में 400 दिया हुआ है, डिवाइडेड 100 दिया हुआ है, माइनस का 50 3 × 10 इक्वल टू। तो मैंने आप लोगों को पुरानी क्लास में बोडमास का नियम पढ़ाया था। चलिए नहीं भी पढ़ाया हूँ तो यहाँ पे बता देता हूँ। सबसे पहले हम लोग छोटा कोष्टक को सॉल्व करते हैं, ये वाला। ठीक है, बार ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं तो ये जैसा है वैसा उतर जाएगा। जो छात्रों को पता है अच्छी बात है, नहीं पता है तो फिर नेक्स्ट क्लास का इंतजार कीजिए। अभी मैं ये फिलहाल में पेपर समझा रहा हूँ ओनली। ठीक है, अब धीरे धीरे जो आप लोगों का क्लास आएगा वो क्लास आएगा डिटेल्स में। हफ्ता में एक मॉडल पेपर भी आएगा, 10 × 30 हो गया। ठीक है, अब ये वाला सॉल्व करेंगे, 10 × 10 प्लस का 400। अब इस छोटे कोष्टक को सॉल्व करेंगे। ठीक है, छोटे कोष्टक को 50 में से 30 गया 20। अब आप लोगों को पता है मझले कोष्टक को सॉल्व करेंगे। सौ में से 20 गया 80। अब आपको पता है बड़ा कोष्टक को सॉल्व करेंगे। 8 × 5 = 40, 1 0 से 1 0 काट दीजिए, 8 × 5 = 40, 80 × 5 = 400, 5 होगा। जो आंसर आया है 105 आया है, देख सकते हैं। ठीक है, 105 आया है। ठीक है, किस तरह से आया है, क्या क्या चीज़ें हुई हैं, डिटेल्स में जानने का प्रयास करना है तो आप लोगों को बैच ज्वाइन करना पड़ेगा, EVS का नोट्स खरीदना पड़ेगा, मॉडल पेपर खरीदना पड़ेगा। पूरा A to Z बताऊंगा अभी वीडियो में। थोड़ा सा देख लीजिए, पढ़ लीजिए, फिर लास्ट में मैं आप लोगों को बता दूंगा कैसे क्या करना है। ठीक है, अभी थोड़ा सा चीज़ों को समझ लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक आयताकार फर्श की लंबाई चौड़ाई क्रमशः 45 मीटर 30 मीटर है। इसे 5 मीटर वाले वर्गाकार टाइल्स से बिछाया जाना है तो कुल कितने टाइल्स की आवश्यकता होगी। बहुत अच्छा और मोस्ट इम्पोर्टेंट ये प्रश्न है। तो देखिए, इस टाइप का प्रश्न करने के लिए मैं शॉर्टकट मेथड बताता हूँ, यानी शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ। इस पर हो जाएगा ना, अभी तो ये बचा हुआ है। देखिए, सबसे पहली बात, एक आयतकार बोला है तो ये आयतकार हो गया। ठीक है, आयतकार हो गया। अब ये 45 दिया हुआ है लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है 30 मीटर में दिया हुआ है, ये भी मीटर में दिया हुआ है। 5 मीटर वाले वर्गाकार टाइल्स बिछाना है तो ये 5 मीटर वाले वर्गाकार एक वर्ग बना लीजिए। वर्ग की चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है तो 5 मीटर ये भी हो गया, 5 मीटर ये भी हो गया। ठीक है, अब देखिए, ये जब बड़ा वाला में भाग देंगे तभी ना ये छोटा छोटा हिस्सा निकल कर आएगा, छोटा छोटा हिस्सा निकल कर आएगा। तो इससे हम लोग भाग देंगे तो छोटा छोटा, तो इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए और इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए। तो क्षेत्रफल का सूत्र जो होता है वो होता है क्या, क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे चौड़ाई। अब इसको काटिएगा मत, ये बड़े का है, बड़े वाला का है, ये छोटे वाला का है, ये छोटे वाला का है, यानी कि ये आयत का है, आयत का है, ये वर्ग का है। तो वर्ग में क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई नहीं होता है, इसमें क्या होता है, भुजा गुणे भुजा होता है। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा भुजा गुणे भुजा।
ठीक है। तो यहाँ पर लंबाई दिया है 45 × 30 कर लीजिए, और यहाँ पर दिया है 5 × 5 कर लीजिए। तो 5 से कट करेंगे तो 5 छके 30 होता है, 5 9 45 होता है, 9 छके 54 होता है। कितना राइट आंसर आया है? तो आया है 54। 54 आप लोग का सी नंबर में दिख रहा है, तो सी नंबर पे आप लोग टिक कर देंगे। अमन ने एक साइकिल 5,000 रुपये में खरीदी और रुपये 700 रुपये में, देखिए एक चीज़ और मैं यहाँ पर कन्फर्म कर देता हूँ, 5,000 रुपये में खरीद रहा है, 5,000 रुपये में खरीद रहा है और जेब से 700 रुपये मरम्मत में लगा रहा है, तो ये आप लोग का क्या निकल कर आएगा? सीपी निकल कर आएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 5,700 रुपये उसने जेब से लगा दिया, तो जो जेब से लगाया उसको भी लेकर और जो खर्च किया उसको भी लेकर, दोनों मिलाकर 5,700 रुपये उसका क्रय मूल्य हो गया। और जो एसपी होता है, एसपी यानी कि विक्रय मूल्य उसका कितना है? तो विक्रय मूल्य जो है उसका 5,900 है। पूछा जा रहा है लाभ या हानि, तो बता दीजिए। तो देखिए कम रेट में खरीद कर अधिक रेट में यहाँ पर बेचा हुआ है, तो सीधा सा बात है कितने रुपए की लाभ होगा? तो लाभ बराबर हम लोग क्या करते हैं? लाभ बराबर हम लोग एसपी माइनस सीपी करते हैं। तो ये 5,900 माइनस आप लोग 5,700 करेंगे तो 200 रुपये का क्या आ गया? लाभ आ गया। लेकिन इस प्रश्न को मैं कट करता हूँ, सिलेबस में नहीं दिया हुआ है, सिलेबस में नहीं दिया हुआ है। बाकी फिर भी इसको पढ़ना है, क्या पता पूछ दे। बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं समझाया, लगता है उसका दिमाग समझाया है बट अगर अलग से पूछ दिए तो फिर इस पे हंगामा ही होगा, क्योंकि सिलेबस में दिया नहीं हुआ है। लेकिन हम लोग पढ़ाएंगे इसको, हम पढ़ाएंगे इसको। दशमलव भी कट पिट किया है, दशमलव भी कट पिट किया है। लेकिन आप सोचिए भिन्न दिया हुआ है, तो भिन्न से ही तो दशमलव में हम लोग परिवर्तित करते हैं, भिन्न ही तो दशमलव का एक दूसरा रूप होता है। तो दशमलव पढ़ना जरूरी है और लाभ हानि भी पढ़ना जरूरी है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और ये कोण के प्रकार से ये प्रश्न है, एक साइकिल के पहिए में कुल 18 तिलियां हैं, 2 तिलियों के बीच का संगलन कोण बता दीजिए। क्या बोला है? एक साइकिल के पहिए में 18 तिलियां हैं, 2 तिलियों के बीच का कोण बता दीजिए। तो देखिए ये होता है 360, ये जो साइकिल होता है इसमें कितना डिग्री का कोण बनेगा? 360 डिग्री। ये बहुत सारा तिली है, ठीक है। तो ये दो कोणों का संकलन में कुल 18 तिलियां हैं, तो ये 18 को तिलियां मान लीजिए। दो कोणों का संकलन पूछा गया है तो बस 18 से भाग दे देंगे ना, तो ये आप लोग का आ जाएगा। तो ये आ गया 20 डिग्री। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग का है, संख्या पद्धति में 3 अंकों की कुल संख्या कितनी होती है? तो सबसे पहली बात जानिए अंक क्या होता है। तो अंक आप लोग का एक अंकों की संख्या कितनी होती है? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, टोटल कितना होता है? 9 को। 2 अंकों की संख्या 10 से स्टार्ट होती है, 99 तक जाती है। टोटल जब काउंट करेंगे तो 90 को आएगा। तो 2 अंकों की प्राकृतिक संख्याओं की संख्या पूछा जाए तो 90 को, ठीक है, याद रखेंगे। 3 अंकों की पूछा गया है तो 3 अंकों की 100 से स्टार्ट होता है, ये बात आपको भी पता है और मुझे भी पता है। तो ये जाएगा 999 तक। और जब इसको टोटल को काउंट करेंगे तो ये जो आएगा वो आएगा 900। तो जो आंसर आएगा कितना आएगा? 900। राइट आंसर बी नंबर, ठीक है। बहुत सारे बच्चे 999 पर ट्रिक करते हैं, तो बाबू इसको काउंट करके बताना है। 100 से काउंट कीजिए ना, 1 गो 2 गो 3 गो ऐसे करके काउंट करेंगे 999 तक, तो 900 आएगा, ठीक है। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यही है दशमलव वाला प्रश्न। तो दशमलव वाला चैप्टर बोला है नवोदय विद्यालय समिति की, मैं नहीं पूछूंगा। लेकिन एक चीज समझिए, भिन्न से ही तो दशमलव में बदला जाता है। तो भिन्न वाला चैप्टर दिया है, दशमलव वाला चैप्टर नहीं दिया है, तो दोनों पढ़ाना पड़ेगा आपको, तभी जाकर समझ में आएगा। तो इसको देखिए सजातीय क्रम में लिख लीजिए। योगफल का मतलब होता है जोड़, दशमलव के नीचे दशमलव लगाकर आप लोग क्या करेंगे? सारी चीजों को लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ लीजिए, दशमलव आसान होता है, ठीक है। अभी मत समझिएगा कि सर कट गया है तो क्यों पढ़ा रहे हैं। तो मेरे बाबू पूछेगा, मुझसे ज़्यादा अनुभव किसी के पास है नहीं। तीनों को दिया है क्या? चलिए तीनों को दिया है, तीनों को जोड़ देते हैं। मुझसे ज़्यादा अनुभव, सॉरी यहाँ पे कामा लगाया हुआ है, गलती हमने कर दिया। यहाँ पर कामा नहीं देखे हैं, कामा यहाँ पे है, यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग को 3 बार लिखना पड़ेगा। 6.6 06 6 6 सॉरी 0 है, यहाँ पे 0 है, 6 है, 6 है, पॉइंट है, 6 है, 6006 है, इसको जोड़ना है। तो एक चीज़ देखिए, डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं, डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं, डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं। 6 6 12 का 2 हाथ में है 1, 6 6 12 36, 6 24 25, 25 का 5 हाथ में है 2, 6 2 8। डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, आंसर आ गया, ठीक है, आंसर आ गया। लेकिन आप चाहें तो आप मेरे मन से भी कर सकते हैं, एक 0 यहाँ पर बढ़ा लेंगे, कोई मान में परिवर्तन नहीं आने वाला, सीधा सीधा हो जाएगा वैसे, सीधा सीधा हो जाएगा वैसे। समझ में आया?
तो ये बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। दशमलव का जोड़ आपको सिखाने की जरूरत नहीं है, मैं हर एक क्लास में चिल्ला चिल्ला कर सिखाया हूँ। गौरव ने कार्तिक से 4 घंटा पहले एक यात्रा आरंभ की। यदि कार्तिक ने अपनी यात्रा 2:15 पर आरंभ की तो गौरव की यात्रा किस समय पर यात्रा होगी? तो देखिए 4 घंटा पहले, ये हो गया गौरव। सबसे पहली बात लिख लिख कर कीजिएगा, गौरव, ये हो गया कार्तिक, ठीक है। और गौरव और कार्तिक, कोई स्टूडेंट हमारा वीडियो देख रहा होगा तो लाइक सब्सक्राइब बनता है, उसका नाम इसमें आ गया है, ठीक है। तो गौरव ने कार्तिक से, गौरव ने, ये जो गौरव है कार्तिक से 4 घंटे पहले की यात्रा प्रारंभ की, यानी इधर के साइड में चल लीजिए, 4 घंटा पहले। कार्तिक का जो टाइम दे रखा है 2:15 दे रखा है, तो इससे 4 घंटा पहले आएंगे, ये पीएम में है तो इससे 4 घंटा पहले में आएंगे तो 1:15 1 घंटा हो गया, 12:15 ये आप लोग का 1 घंटा हो गया, और 11:15 एक घंटा हो गया। तो इससे इसके बीच में 1 घंटा, इससे इसके बीच में 1 घंटा, इससे इसके बीच में 1 घंटा और 1 घंटा और जाएगा, तो 10:15 यहाँ पर इससे इसके बीच में 1 घंटा हो गया। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा एंड 4 घंटा, तो कितना? 10:15 टाइम यही पूछा गया है, यही पूछा गया है। तो गौरव किस समय यात्रा प्रारंभ की होगी? तो 10:15 पर ये प्रारंभ किया है, और ये 4 घंटा बाद ये 2:15 पर ये किया हुआ है। समझ में आया? बिल्कुल यार, नहीं समझ में आया तो मैं नहीं जानता हूँ, समझो या चाहे भाड़ में जाओ। क्वेश्चन नंबर 3/10 और प्लस का 5/100। देखिए चुपचाप अगर हमारे चैनल से पढ़ेंगे तो 100% सिलेक्शन होगा, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। हमारा क्लास यदि मिस करेगा जो भी छात्र, तो मैं हर बार चैलेंज करता हूँ, आपको आना मेरे पास से ही है। आप इधर उधर भटकेंगे लेकिन आएंगे हमारे पास ही, क्योंकि सबसे अच्छे तरीके से क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं, जो लेवल है वो मुझे पता है। अदर किसी क्या पढ़ा रहा है, कोई चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ा रहा है, कोई साधारण ब्याज पढ़ा रहा है। पिछली बार इतने चुतिये थे, इतने सर लोगों को मैं बोल रहा हूँ। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि स्टूडेंट के साथ नहीं खेलना चाहिए, उन लोगों को स्टूडेंट के भविष्य के साथ नहीं खेलना चाहिए। साधारण ब्याज पढ़ा रहे हैं, ठीक है, लाभ प्रतिशत पढ़ा रहे हैं, लाभ प्रतिशत काट दिया गया था, परसेंटेज काट दिया गया था, ठीक है। थोड़ा सा आप जो पढ़ा रहे हैं वो विशेष ध्यान रखें, क्या क्या कट रहा है, क्या क्या जुड़ रहा है, ठीक है। सिलेबस के बारे में अध्ययन करें। कुछ भी लग रहे हैं पढ़ाने, भाई नया सिलेबस के बारे में पता भी नहीं है अभी तक। बहुत सारे टीचर ऐसे होंगे जो ईवीएस के बारे में जानते नहीं होंगे, क्या बदला है, क्या नहीं बदला है, क्या पढ़ाना है, क्या नहीं पढ़ाना है। तो भाई समझा करो। और प्यारे छात्र, मैं आपका अपना गोविंद भैया हूँ, ठीक है, गोविंद भैया हूँ। मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कि कभी आपके भावनाओं के साथ मैं नहीं खेलूंगा। जो भी आपके एग्जाम में आएगा वही मैं पढ़ाऊंगा, एग्जाम में जो आएगा मैं वही पढ़ाऊंगा। इससे एक प्रश्न 100% लिख कर रख लीजिए, लड़ेगा तो लड़ेगा, फसल से लड़ेगा। रबी का फसल लड़ सकता है, आ नहीं तो खरीफ का फसल लड़ सकता है, आ नहीं तो नकदी का फसल लड़ सकता है, आ नहीं तो जायद का फसल लड़ सकता है। तो इसको नोट करना आपका काम है। और एक प्रश्न इससे भी वाष्पीकरण वाला से भी लड़ेगा, तो किसको क्या बोलते हैं, किससे किस में परिवर्तन होगा तो क्या बोलेंगे, ये चीज़ आप लोग को अच्छे तरीके से याद करना होगा, ठीक है। तो मैं बार बार हर चीज़ नहीं बताऊंगा, जो चीज़ें मैं एक बार बता दे रहा हूँ लिख लीजिए अच्छे तरीके से, ठीक है। चलिए इसका सलूशन आप लोग डिटेल्स में समझेंगे, तो इसको दशमलव में बदल दीजिए, तो 0.3 हो गया। प्लस का 2 0 है तो 2 अंक पर दशमलव लगेगा, तो 0.5 हो गया। 3 को 0 है तो 3 अंक पर दशमलव लगेगा। अब इसको जोड़ दीजिए, दशमलव में मैंने बदल दिया है, सजा कर जोड़ दीजिए और अपना नाम लिखना नहीं भूलना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है, निम्नलिखित आयतों में से किसका क्षेत्रफल सबसे अधिक है और कितना है? तो सबका क्षेत्रफल निकाल कर चेक कीजिए, बताइए मुझे आंसर किसका अधिक है। डायरेक्ट टिक नहीं करना है। देखिए 280 सबसे ज़्यादा दिया है, लेकिन क्या पता ये गलत गुणा दिया हो, किसी का गुणा ही इसमें ना हो, तो डायरेक्ट इसमें टिक ना कर दीजिएगा। इसका सबका क्षेत्रफल निकालिए। 15 × 18 कीजिए, 16 × 17 कीजिए, 13 × 20 कीजिए, 14 × 19 कीजिए। अब उसके बाद से देखिए किसका अधिक आ रहा है। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योगफल बता दीजिए। तो अभाज्य संख्या मैंने अभी बताया जो 1 से कटे और स्वयं से कटे, जैसे 2 3 5 7 11। ये प्रथम का 5 को है, तो ये देखिए 11 5 16, 7 3 10, 10 2 12, 12 और 11 5 16, 6 2 8 2 28 आया हो। 28 आप लोग का राइट आंसर। एक परीक्षा में शिवांश ने राघव से 10 अंक अधिक प्राप्त किए तथा हर्षित ने राघव से 15 अंक कम प्राप्त किए। यदि इन तीनों का कुल योगफल 310 अंक है तो किए गए हर्षित का अंक बता दीजिए। प्राप्त किए गए हर्षित का अंक बता दीजिए।
सिंपल सा ये प्रश्न है, करना कुछ नहीं है, बहुत ईजी है, देखिए कैसे करना है। एक परीक्षा में शिवांश ने राघव से 10 अंक अधिक प्राप्त किए। हर्षित ने राघव से 15 अंक कम प्राप्त किए। यदि तीनों ने कुल 310 अंक प्राप्त किए तो हर्षित के अंक, तो शिवांश का मान लेंगे यहाँ पर, शिवांश का मान लेंगे यहाँ पे। शिवांश ने राघव से, तो राघव का भी मानना पड़ेगा, राघव। तो शिवांश ने राघव से। इस प्रश्न का आंसर मैं नेक्स्ट क्लास में दूंगा, मैं पढ़ाते पढ़ाते थक गया हूँ, ठीक है, इसको करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब आइए हिंदी का सलूशन करते हैं, ठीक है, हिंदी का सलूशन करते हैं। तो हिंदी में आप लोग का जैसे पिछली बार पूछा जाता था वैसे ही पूछा जाएगा। भाषा परीक्षा अनुच्छेद 1 अनुच्छेद 2 ऐसे ही 4 गो अनुच्छेद दिया जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पे 4 गो अनुच्छेद। तो एक एक अनुच्छेद पढ़ना होता है, आंसर देना होता है। तो चलिए मैं पढ़ता हूँ और आंसर देता हूँ। सफ़ेद बगुला सामान्यतः अपने लंबे पैरों और सफ़ेद चमकीले पंखों के कारण सहज की पहचाना जा सकता है। वह बुगलों में पंख थोड़े फीके होते हैं, जबकि वयस्क बुगलों में पंख अधिक चमत्कार दिखाई देते हैं। यह सुंदर पक्षी प्राय दलदली क्षेत्रों में, तालाबों और नदियों के किनारे अपना घर बनाते हैं। ये पेड़ों पर या सरकंडों के झुंडों के भीतर अपने घोंसले तैयार करते हैं ताकि उन्हें भोजन की खोज में आसानी हो सके। सफ़ेद बगुले मछलियाँ पकड़ने में अत्यंत निपुण होते हैं। वह अपने स्थिर खड़े रहने की क्षमता और तेज चोंच की सहायता से पानी में पल भर में शिकार कर लेते हैं। उड़ान के समय उनके पंखे लंबे होने के कारण गर्दन की आकृति अत्यंत आकर्षक दिखाई देती है। बगुल धीमी हवा के सुनारे छोटी छोटी दूरी तक तैरता हुआ उड़ सकता है। दलदलीय क्षेत्रों में उसकी उपस्थिति से पता चलता है कि वह जल और भोजन की अच्छा स्रोत है। सफ़ेद बगुले अधिकतर किस में पाए जाते हैं? तो सफ़ेद बगुले अधिकतर चमकीले पंखों के कारण पहचाना जाता है। लंबे पैरों बगुले सामान्यतः अपने लंबे पैरों और सफ़ेद, तो सफ़ेद बगुले कहाँ पाए जाते हैं? फीके होते हैं, जबकि वह अधिकतर सुंदर क्षेत्रों में, तो पक्षी नदियों में। सफ़ेद बगुले कहाँ पाए जाते हैं? तो इसमें दलदली क्षेत्रों, तालाबों और नदियों, ये इस पे टिक करेंगे, बी नंबर। अवयस्क बगुले को किस प्रकार विशेषता आसानी से पहचाना जा सकता है? तो अयस्क जो होते हैं वो इसी में देखिए, अवयस्क बगुलों के पंख अधिकतर चमकदार दिखाई देते हैं। पंख जो है अधिकतर चमकदार चमकीले सफ़ेद पंखों से, सी नंबर, ठीक है। 63 नंबर आप लोग का राइट आंसर। घोंसले बनाने के लिए यह पक्षी प्राय किस स्थान को चुनता है? तो ये चुनता है आप लोगों का कौन सा स्थान? तो ये चुनता है पेड़ों या सरकंजों के बीच। अभी हम लोग ने इसके अंदर पढ़ा है। आकर्षण के समान अर्थ वाले शब्द कौन सा है? तो आकर्षण मतलब क्या होता है? अपने तरफ आकर्षित करना। उदास, मनोहर, फीका या साधारण कौन सा होगा? तो 64 नंबर का जो राइट आंसर होगा समान अर्थ वाले वो होगा बी नंबर, मनोहर। मनोहर मतलब थोड़ा सा अच्छा दिखे। फीका शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? तो फीका का चटक होगा, चटक 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 चटक। 65 का आप लोग का बी होगा, मनोहर। मनोहर पर टिक कर लीजिएगा। चलिए ये सारा आप लोग करके बताइए मुझे, अनुच्छेद 2 आप लोग करके मुझे बताइए, ठीक है। ये प्रश्न सारा देख लीजिए, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ और ये पेपर आप लोग अच्छे से देख लीजिए, पढ़िए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका कर मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अब लास्ट में मैं बता देता हूँ बैच कैसे ज्वाइन करना है। तो बैच ज्वाइन करने के लिए 299 रुपये अभी फीस लगेगा, 299 रुपये अभी फीस लगेगा, 299 रुपये अभी फीस लगेगा। ये है आप लोग का बैच का फीस, BATCH बैच का। और ये है मॉडल पेपर का, और ये है EVS नोट्स। जो भी चाहिए कोई भी एक ले सकते हैं, जो भी चाहिए। बैच में आप लोग का फीचर्स बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग जाकर देख लेंगे। अभी ये ऑफ़र चल रहा है, इस बार मैं अपने कोर्स का प्राइस बढ़ा दूंगा क्योंकि बहुत लोग अधिक प्राइस में पढ़ा रहे हैं और मुझे 200-300 रुपये कमाने से कोई फ़ायदा नहीं है। अब सोचिए जिनका कम सब्सक्राइबर है उनका बैच है 1000 रुपये का, तो मैं बेचूंगा 10 गो, यानी कि 3 दहा पर 30, 10 गो बैच बेचूंगा, 10 गो बैच बेचूंगा, तब जाकर हमको 3000 रुपये मिलेगा। तो 10 गो बच्चों से बात करने के लिए बहुत ज़्यादा माथापेची करना पड़ेगा, और 1000 का बैच रहेगा तो मात्र 3 छात्रों से बात किया जाएगा तो ये 3000 तुरंत मिल जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान दीजिए, जब सस्ता है तो भाई थोड़ा सा ध्यान देकर खरीदिए ताकि मैं मोटिवेट रहूँ, ठीक है। खरीद रहे हैं ऐसा नहीं है, बहुत सारे बच्चे खरीद रहे हैं, जुड़ रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मत कीजिए। ऑलरेडी मैं बता रहा हूँ, विश्वास पे जुड़िए मुझसे। मैं सिर्फ विश्वास पे गरीब छात्रों का हेल्प कर रहा हूँ।
तो इसके लिए 93 36 56 81 64 पे आप अपने पापा या मम्मी जी से बात कराएंगे। ठीक है। दूसरी चीज़ नैनो एग्ज़ाम का ऐप है। मैं देखिए ये नंबर भी देना है, लास्ट में दिया हूँ। मैं चाहता तो शुरू में प्रमोशन कर देता, ठीक है, लेकिन नहीं किया। क्यों? क्योंकि आप लोग फालतू का कॉल करेंगे। तो अपने पापा या मम्मी जी से ज्वाइन कराना होगा बैच, तभी कॉल करेंगे। लास्ट में रफ वर्क करने के लिए दिया रहता है, कच्चा कार्य करने के लिए जगह, और मार्कशीट कैसे भरना है A to Z में बताऊंगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। और बाकी ये मॉडल पेपर कैसा लगा, ऐसा ही मॉडल पेपर और देखना चाहते हैं तो मुझे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और भाई शेयर करना भूलना ही नहीं है। चलिए थैंक